देखते रहते हैं और बाद में इसका अपलोड किया जाता है यूट्यूब के चैनल में भी। ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी करके एक चैनल है, तो उसमें अपलोड किया जाता है, तो वहाँ से भी लोग इससे लाभान्वित होते हैं। तो कार्यक्रम में अब समय ज़्यादा गंवाए बिना सीधे हम आते हैं और अपने विशिष्ट अतिथिगण को इनवाइट करते हैं। और आज का जैसा कि विषय है सामाजिक एकता के लिए संविधानवाद, तो पहले भी इसकी चर्चा हुई थी। टॉपिक से आप लोग भली भांति परिचित हैं। और आज के विशिष्ट अतिथिगण में हम सबसे पहले अ, श्री रविंद्र पाल जी को यहाँ पर बुलाते हैं, जो अपने इस टॉपिक पर वो अपनी बात रखेंगे। तो रविंद्र पाल साहब, स्वागत है। शुक्रिया। मेरा कोई टेक्निकल इशू हो रहा है, स्क्रीन पे मैं नहीं आ रहा हूँ, पता नहीं आ रहा हूँ कि नहीं आ रहा हूँ, नहीं पर नहीं, आप तो मेरी आप आवाज आ रही स्क्रीन, है? नहीं नहीं नहीं, आप सर, आप स्क्रीन पे आ रहे हैं। हम सभी आपको भली भांति देख रहे हैं यहाँ पर। ओके। ओके, हाँ, और कोई आवाज दिक्कत भी आ नहीं रही है। है? ठीक। बिल्कुल, आवाज भी आपकी आ रही है, अच्छा, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे पहले हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म फॉर सोशल कोहेजन, इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म तो एक फिलॉसफी है और एक तरतीब है जो एक तरीके से सोशल कोहेजन को मजबूत करती है। अगर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कमज़ोर होता है तो सोशल कोहेजन भी उसके साथ कमज़ोर होती है। और हम सोशलिज्म कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को ताकत देते हैं, बढ़ावा देते हैं, उसको स्कोप और स्केल उसका बढ़ाते हैं। तो इसी प्रकार से जो सोशल कोहेजन है उसमें स्टेबिलिटी, पीस, हार्मनी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और पब्लिक सेफ्टी, पब्लिक सिक्योरिटी, ये सब जो क्वालिटीज आ जाती हैं सोशल कोहेजन के द्वारा। तो एक तरीके से हम ये देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के क्या फायदे हैं। उसके विपरीत में एक और फिलॉसफी है मेजॉरिटेरियनिज्म, जो सोशल कोहेजन को अ, थोड़ा सा उसमें खतरा होता है और हो सकता है कि सोशल कोहेजन टूट भी सकता है। तो उस हालत में जो मैंने रिसर्च की है कई जगह में, तो मैं शायद क्वेश्चन आंसर में उसके आप एक्सप्लेन कर सकूंगा। तो जहाँ जहाँ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कमज़ोर हुआ, तो मेजोरिटेरियनिज्म अगर हावी हावी हो गया है, तो देश को कोहेजन में, डिफरेंसेस में, फेयर में, हेट्रेड में वो चीज़ें नज़र आनी शुरू हो जाती हैं। तो ये तो बात रहा जो रिलेशनशिप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म और सोशल कोहेजन का। तो इसके जो खतरे वाली बातें हैं वो हमारी जो सोसाइटी के अंदर अगर ये चीज़ समझाई ना जाए, ये चीज़ पढ़ाई ना जाए, तो ये बहुत मुश्किल होता है। और पिछले 75 साल से हमने देखा है, जब से हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बनी है, कोई सिस्टमेटिक एजुकेशन, किसी स्टेट ने कोई स्टेट पॉलिसी नहीं बनाई जिससे कि ये लोगों तक इसके जो एलिमेंट्स हैं वो पहुंचाए जाएं। और तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि जब तक कि स्टेट पॉलिसी के ऊपर काम नहीं होगा, जो सोशल कोहेजन को डेवलप करती है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को डेवलप करती है, तो खतरा है उस सोसाइटीज़ में कि वायलेंस, क्रिमिनल वायलेंस, खास करके क्रिमिनल हेट्रेड और ये सब चीज़ें अंदर आ जाती हैं। तो इसको करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट असेंबलीज को स्टेप्स लेने पड़ते हैं। और वो मैं जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो मैं इसके बारे में बातचीत करता रहूँगा। शुक्रिया। जी, बहुत बहुत धन्यवाद रविंद्र सिंह जी। और अब कार्यक्रम में आगे हम बढ़ें। और डॉक्टर राज कचरू जी हमारे बीच में हैं, तो हम उनको इनवाइट करते हैं। जस्टिस साहब को हम बाद में सुनते हैं, पहले इसका एक बैकग्राउंड तैयार हो जाए।
आपका एक्सपर्ट व्यू इसमें बिल्कुल बहुत ही आवश्यक रहेगा मेहरोत्रा साहब। तो सबसे पहले हम राज कचरू जी को नेक्स्ट इसमें आमंत्रित करते हैं कि वो इस विषय पर अपने विचार रखें और एक तरह से कार्यक्रम को समराइज करें। जी राज कचरू साहब। नमस्ते। जी सर। मैं तो ज़्यादा इसके बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में नहीं जानता, लेकिन अंडरस्टैंड करता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करना इन इट्स लेटर एंड स्पिरिट कितना इम्पोर्टेंट है। वो तो हम देयर इज सम हमारे सामने हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन को साइड करने की बातें हर वक्त। लेकिन हमारा फोकस तो दो चीज़ों पर रहता है, मैं उसी की बात करूंगा। और वो है एक्सेस टू जस्टिस और जुडिशियल रिफॉर्म। हमारी फेडरेशन जो है इन दो चीज़ों पे बहुत ध्यान देती है, एक्सेस टू जस्टिस एंड जुडिशियल रिफॉर्म। एंड पर्टिकुलरली हम लोग कोशिश करते हैं कि एक्सेस टू जस्टिस शुड बी मेड अवेलेबल टू वीमेन, चिल्ड्रन एंड जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है उनका, वो नहीं मिलता है उनको। अगर देखते भी हम लोग तो हैं कि नाम के लिए है एक्सेस टू जस्टिस, औरत लोगों के लिए, बच्चों के लिए, बाकी मार्जिनलाइज कम्युनिटीज के लिए, लेकिन वो क्वालिटी ऑफ जस्टिस उनको नहीं मिलता है। हालांकि बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है, एक एक्ट है नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी का, बेस्ड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट। तो एफिशिएंसी उसकी बहुत कम है और हम लोग उस पर बहुत काम करते हैं, एक्सेस टू जस्टिस पे। और ऐसे ही जुडिशियल रिफॉर्म पर वी आर सेइंग ऑलवेज कि हम तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट की बात करते हैं, जस्टिस फॉर एवरीबडी पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फर्स्ट पेज पे लिखा हुआ, जस्टिस इज द कोर हार्ट बीट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन वो नहीं हो रहा। देर इज ट्रमेंडस डिलेज है, बहुत सारा कुछ मसला है। हमें रिपीट करने की, प्रवीण जी होता तो नंबर्स भी बता देते, 4 करोड़ 5 करोड़ ये वो सब। लेकिन मैं एक शॉर्ट पॉइंट बताना चाहता हूं कि इन दोनों चीजों में हमने ये देखा कि गवर्नमेंट ऑफ द डे एंड द प्रीवियस गवर्नमेंट, ये मैं नहीं कहता सिर्फ ये गवर्नमेंट ऑफ टुडे, जो पुरानी गवर्नमेंट भी जितनी भी थी, एडमिनिस्ट्रेशन बेसिकली है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, वो इन दोनों चीजों पे कोई खास ध्यान नहीं देता। उनके लिए कोई खास इंपॉर्टेंट चीजें हैं नहीं। और अगर हम जुडिशियल रिफॉर्म में देखें तो हिंदुस्तान में 2009 के बाद, सितंबर 2009 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सबसे बड़ा इनिशिएटिव था टू डू जुडिशियल रिफॉर्म, दैट हैपेंड इन 2009। 15 साल हो गए, हमने आज तक कोई मेजर इनिशिएटिव नहीं देखा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से टूवर्ड्स जुडिशियल रिफॉर्म। 2009 में भले ही बहुत इंपॉर्टेंट 2 दिन का कॉन्फ्रेंस था, सभी बार एंड बेंच वहां थे, सभी
Recording in जब progress. आपने खुद कुछ बैकग्राउंड में काम किया हुआ, अगर आपने कुछ 2 साल 4 साल चाहे रिसर्च चाहे एप्लीकेशंस चाहे कुछ भी अपनी क्रेडिबिलिटी दिखाने के लिए, यू मस्ट हैव समथिंग। आप जबानी बात करके किसी को कन्विंस कर नहीं सकते। तो कुछ साल पहले हम लोगों ने बहुत मेजर प्रोजेक्ट लिया था, एक्सेस टू जस्टिस फॉर विमेन विक्टिम्स ऑफ वायलेंस। तो अभी हमने तकरीबन 35,000 केसेस किए हैं, 35,000 केसेस इन 3 स्टेट्स, J&K, छत्तीसगढ़ एंड असम। ये नॉन गवर्नमेंटल इनिशिएटिव है। जितना भी उसमें सिस्टम्स है, टेक्नोलॉजी है, ये फेडरेशन ने शुरू बनाया और अप्लाई किया और गवर्नमेंट के साथ पार्टनरशिप में काम किया। तो वेरी सक्सेसफुल इन सर्टेन टाइम एंड वी नाउ, अब हम पुश कर रहे हैं जुडिशरी को कि आप इसको, इस किस्म के इनिशिएटिव को नेशन वाइड करिए, ये करिए। लेकिन हमारा इस वक्त जो है, व्हेन वी आर गोइंग इनटू द सुप्रीम कोर्ट, हम अगले में ही we have already filed a petition, not hostile petition but more friendly petition, कि भाई अगर ब्यूरोक्रेसी से नहीं हो पा रहा है या गवर्नमेंट के सिस्टम्स ऐसे कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, तो allow the non-governmental organizations to participate and help, give a helping hand. So I think we will be reasonably successful in this, क्योंकि वो जो हॉस्टाइल एटमॉस्फेयर लगता है गवर्नमेंट को कि नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस जितने भी हैं ये सब नारेबाजी करने के लिए है या एक्टिविज्म करने के लिए है या क्रिटिसिज्म करने के लिए है, सो वो हमें हटाना पड़ेगा। और वी आर वर्किंग टुवर्ड्स दैट कि हम क्रिटिसिज्म के लिए ही नहीं है, वी कैन मेक ए डेफिनेट पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन एंड गिव ए हेल्पिंग हैंड टू गवर्नमेंट जहां जहां उनके बस का नहीं है या उनके पास कैपेबिलिटी नहीं है या उनके सिस्टम्स ऐसे हैं, प्रोक्योरमेंट सिस्टम्स, कि वो कर नहीं सकते। तो ये एक मॉडल सा हमने पिछले 4-5 साल से बनाया है, एक्सेस टू जस्टिस, लेकिन नॉट ऑन जुडिशियल रिफॉर्म। तो जुडिशियल रिफॉर्म में हमारा ये प्लान है कि वी आर गोइंग टू गो इनटू द सुप्रीम कोर्ट। एग्जैक्टली जो मैं आपसे कह रहा हूं यही आर्ग्यूमेंट हमारा, कि 2009 के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मींस मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने कोई इनिशिएटिव नहीं लिया। सिचुएशन है, स्टेलमेट है। जुडिशरी के पास अगर कोई भी आप पिटिशन ले जाइए, मैंने आई हैव ऑब्जर्व सुप्रीम कोर्ट में जाइए पिटिशन लेके कि भाई एक्सेस टू जस्टिस, ये मतलब जुडिशियल रिफॉर्म के लिए, वो डिसमिस कर लेते हैं, कहते हैं बहुत सारे पिटिशन हैं, व्हाट डू यू वांट टू डू। सो अगर ये स्टेलमेट ऐसा है कि गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही, जुडिशरी के पास फुर्सत नहीं है और दे हैव गॉट टायर्ड ऑफ लिसनिंग टू द सेम स्टोरी, सेम कंप्लेंट, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस का कंप्लेंट है कि भाई ऐसा नहीं हो रहा, तो व्हाट इज द वे आउट? सो वी आर थिंकिंग कि हम पहले तो सुप्रीम कोर्ट से परमिशन ले लेंगे दैट वी वांट टू असिस्ट द कोर्ट। हम एक कोर्ट को असिस्ट करना चाहते हैं कि उनके पास जहां जहां जो जो चीजें उनको चाहिए, रिसर्च में चाहिए, मेथोडोलॉजी में चाहिए, मैनेजमेंट में चाहिए, एक्सपेरिमेंटेशन करना है, वो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन करेगी, जिसके लिए वो पहले से डिपेंडेंट थे ब्यूरोक्रेट्स पर। सो हम लोगों का ये मानना है कि ये जो पुराना डिपेंडेंस था जुडिशरी का गवर्नमेंट पे या ब्यूरोक्रेट्स पे, वो फेल हो चुका। अब इसको रखने का कोई फायदा नहीं है। वी कैनॉट से कि अब कल से ये चालू होके ये सक्सेसफुल हो जाएगा, इट हैज ऑलरेडी फेल्ड। तो मेरा ये है कि हम सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं विद 2 मेजर पिटिशंस, वन इन एक्सेस टू जस्टिस, वन इन जुडिशियल रिफॉर्म। तो दोनों में हम बोल रहे हैं कि प्लीज टेक असिस्टेंस एज फ्रेंडली फ्रॉम नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस एंड वी कैन ऑर्गेनाइज। ये सिर्फ नहीं हमारी फेडरेशन, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया हु आर वेल एबल एंड वेल केपेबल। उनको इस सेक्टर में एंट्री नहीं मिलता। तो हमारा यही रिक्वेस्ट रहेगा और हमारा अब नेक्स्ट 4-5 इयर्स का यही कैंपेन होगा कि आप नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस को अपना सोशल वैल्यू इन्वेस्टमेंट पार्टनर बना दीजिए। क्रिएट ए सोशल वैल्यू, जैसा बिजनेस में प्राइवेट
ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, ऐसे ही सोशल सेक्टर में सोशल वैल्यू इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप, ये एक डेवलपमेंट थियरी एस्टैब्लिश्ड है अमेरिका, यूरोप और हर जगह। तो यहाँ नहीं है। वी वांट टू कन्विंस एंड इंट्रोड्यूस दिस कॉन्सेप्ट कि गवर्नमेंट एंड पर्टिकुलरली जुडिशरी के साथ हैव सोशल वैल्यू इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप, इसको परमिट करिए। जब वो परमिट करेंगे तो बहुत सारी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस जुड़ के इसके साथ जुड़ेंगे, और एटलीस्ट जस्टिस वाला कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट जो है उसमें मदद मिलेगा। ये ब्रॉडर आइडियाज हैं हमारे फेडरेशन के, जो हम सोच रहे हैं करने के लिए। हम कुछ कर पा रहे हैं, कुछ किया है, कुछ प्लान में है, लेकिन ये प्रोसेस है। दिस इज द कोर ऑफ आवर फिलॉसफी। थैंक यू वेरी मच। इसके अलावा मुझे भी ज्यादा मालूम नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। इतना जितना सब सिटीजन्स को मालूम होता उतना ही मेरे को भी मालूम है, लेकिन इसके बारे में तो बहुत काम किया है। एंड दिस इज द वे वी थिंक वी शुड गो। नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस को एलियन नहीं समझना चाहिए। एवरी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट हॉस्टाइल। एवरी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट फॉर क्रिटिसिज्म एंड एक्टिविज्म। non-governmental organizations can be very constructive। तो ये कन्वे करना पड़ेगा हमें जुडिशरी को, कोशिश करेंगे। थैंक यू सर। जी धन्यवाद डॉक्टर साहब। और लेकिन आपने एनजीओ की जो बात करी है तो ये भी सही है। खैर इसमें तो भी अपन आगे चर्चा करेंगे। अभी तो हम जस्टिस साहब को इसमें बुलाते हैं, उनके एक्सपर्ट व्यू इसमें लेते हैं। लेकिन जो आपने एनजीओ की बात करी, तो एनजीओ माना कि आपकी एनजीओ तो अच्छी हैं और बहुत सारी एनजीओ जो नेशनल लेवल पे काम कर रही हैं काफ़ी डेडिकेशन के साथ में, लेकिन जिस प्रकार से सरकार में एनजीओ काम कर रही हैं और हजारों की संख्या में, या हम ये भी कह सकते हैं कि लाखों होंगी पूरे देश में, डेटा तो हमारे पास नहीं है, लेकिन इनका जो काम करने का तरीका है वो बहुत अच्छा नहीं है। हमेशा ही क्वेश्चन के दायरे में आते हैं। ऑडिट रिपोर्ट या जो भी चीज़ें आती रहती हैं तो ये पता चलता है कि ये सब कहीं ना कहीं अपने हितों के लिए ज़्यादा फिर कंसंट्रेट हो जाते हैं, और जो चीज़ें मतलब कोर इशू और बेसिक मुद्दे जो लेकर के चलते हैं उससे ये भटक जाते हैं, और कहीं ना कहीं करप्शन और वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो शायद शासन के लिए भी एक डिफिकल्टी होगी कि मतलब कैसे जुडिशियरी में एनजीओ को सीधे एंट्री की जाए। मान लीजिए कि आपकी एनजीओ आ गई तो आप तो बहुत अच्छा काम करोगे, आप जैसे जो भी हैं कुछ काम करेंगे, लेकिन फिर जुगाड़ वाला काम हर जगह चालू हो जाता है। तो यदि गलत एनजीओ के चक्कर में जुडिशियरी पड़ गई तो वहाँ भी फिर लॉस हो सकता है। तो हमें लगता है कि इशूज तो बहुत सारे हैं, इसमें देखना पड़ेगा और मैं आगे हाँ जी। मैं 1 मिनट में इंटरवीन करना चाहता हूँ जी बिफोर जस्टिस मेहरोत्रा कम्स इन। एनजीओ तो बदनाम नाम है हिंदुस्तान में, और मैं भी मानता हूं कि मैं भी जानता हूं, आई हैव फेस्ड एनजीओ माफिया। और कितना हॉस्टाइल उनका तरीका, और इट्स लाइक ए स्मॉल कट थ्रोट बिजनेस। लेकिन ये भी पक्का है कि जैसे बहुत सारे एनजीओज यहाँ हैं हिंदुस्तान में, और बहुत सारी कंपनीज हैं, सीएसआर के कंपनीज जैसा, वो हमारा थर्ड आइडिया है, वेयर वी वांट टू गेट big companies like Tata Trusts and Premji's and others, उनको make a way in for them. They can use their CSR funding. आपको गवर्नमेंट से फंडिंग लेने की जरूरत नहीं। when you become a partner, जो सोशल वैल्यू इन्वेस्टमेंट पार्टनर है, तो वो नहीं बोलता है कि गवर्नमेंट को आप मुझे पैसा दे के मैं आपके काम करूंगा। देन इट इज ए टेंडर, देन आप टेंडर पे काम करें। वी वांट परमिशन टू वर्क एंड कंट्रीब्यूट, गवर्नमेंट से पैसा लेके नहीं। We will contribute technology, we will contribute funds, we will contribute the research work and give it to government। क्यों? ये पार्टनरशिप है, ना कि मैं तुम्हारा कॉन्ट्रैक्टर बन के काम करूंगा। अगर जो ही मैंने बोला कि मैं कॉन्ट्रैक्टर बन के काम करूंगा, तो देन गवर्नमेंट इज ऑब्लाइज्ड अंडर आर्टिकल 14 टू गो फॉर अ टेंडर, गो फॉर दिस दैट एंड द अदर। ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है। लेकिन अगर हम बोलते हैं कि भाई डू आई हैव परमिशन टू कंट्रीब्यूट टू द गवर्नमेंट, वो कोई कॉन्स्टिट्यूशन वायलेशन नहीं है। ये पूरी दुनिया में है, सोशल वैल्यू इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप इसको बोलते हैं, जहां की वी आर पार्टनरिंग विद नॉन गवर्नमेंटल सेक्टर जो है, बहुत खुद भी पैसा लगा, जैसा सीएसआर का फंडिंग है। व्हाई शुडंट द सीएसआर फंडिंग बी अलाउड? वी कैन गेट इट इंक्लूडेड। सीएसआर फंडिंग से जो है जुडिशियल रिफॉर्म का रिसर्च तो हो सकता है,
जुडिशियल रिफॉर्म के पायलट प्रोजेक्ट्स तो हो सकते हैं, ये अभी आज की तारीख में अलाउड नहीं है, लेकिन ये कैंपेन करके अलाउ करवाना पड़ेगा, तभी कुछ होगा। जी थैंक बिल्कुल। यू। तो जी, तो ये मॉडल जो है सरकार के सामने निश्चित तौर पर आप प्रेजेंट कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है कोर्ट जुडिशरी के माध्यम से, और हमारी सबकी शुभकामनाएं कि आपको इसमें सक्सेस मिले। कार्यक्रम में आगे चलते हैं, और हमारे जस्टिस श्री राजीव लोचन मेहरोत्रा साहब हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट के आप रिटायर्ड जस्टिस है, जैसा हमने बताया। वर्तमान में आप उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग के आप सदस्य हैं। तो सर, आज के टॉपिक पर